Hello everyone, welcome to Crystal International Public School. We were revising chapter number 3, Nationalism in India, and we completed till the moderates. Now let's study about the extremists. In that first one, as we discussed, the trio were Lal, Bal, and Pal. Lal, Bal, Pal. Lokmanya Tilak, Lala Lajpat Rai, and Bipin Chandra Pal. लोकमान्य तिलक जो थे उनका नेम बाल गंगाधर तिलक था, who was popularly known as लोकमान्य तिलक. He was a prominent extremist leader. उन्होंने ही स्लोगन दिया था that the स्वराज is my birthright and I shall have it. स्वराज मेरा बर्थ राइट है और मैं उसे लेकर ही रहूंगा. He started the celebration of Ganesh Chaturthi and Shivaji Jayanti. He started the two newspapers, Kesari, which was in Marathi language, and Maratha, it was in English language, जिसकी इम्पैक्ट नोटवर्दी थी. होम रूल मूवमेंट जो हुआ, होम रूल मूवमेंट इन 1916, उसमें लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल कहा जाता है ना, सो बाल गंगाधर तिलक जो थे उनका इम्पोर्टेंट रोल था. लाला लजपत राय, he became popular as Punjab Kesari or Sher-e Punjab while they were protesting against Simon Commission. As we discussed कि साइमन कमीशन इंडिया में आया गया था कि जिसमें ऑल द मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, एक भी सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से नहीं था, एंड दैट्स वाई द इंडियन पीपल अपोज्ड साइमन कमीशन. सो वाइल ही वॉज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, that time he was badly beaten in lathi charge. He quoted, "The government which attacks its innocent subjects has no claim to be called a civilized government." उन्होंने कहा था कि वो गवर्नमेंट जो अपने इनोसेंट सब्जेक्ट मीन्स आई एक्सप्लेन्ड, सब्जेक्ट मीन्स पीपल, जो अपने इनोसेंट पीपल आम जनता जिसे कहते उनके ऊपर अटैक करती है, वो गवर्नमेंट सिविलाइज्ड गवर्नमेंट मीन्स के डेमोक्रेसी तो नहीं हो सकती. वो किंगशिप या रूलरशिप है. बियर इन माइंड, ये माइंड में रखो कि ऐसी गवर्नमेंट लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर सकती. आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्ट्रक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन बॉक्स ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आई एक्सप्लेन्ड, इसका मतलब क्या होता है कि मैं ये डिक्लेयर करता हूँ कि जो ब्लो उन्होंने मुझ पर किया है, जो उन्होंने मुझे मारा है, वो उनके कॉफिन बॉक्स में मीन्स उनका जो रूलिंग है उसका एंड नियर है. एंड द थर्ड वन दैट वाज बिपिन चंद्र पाल. बिपिन चंद्र पाल जो थे वो भी ट्रायो में से ही एक थे. इनिशियली वो भी ब्रह्मो समाज के कांटेक्ट में आए और उन्होंने भी वीकली, जो वीक में एक बार पब्लिश होता है ऐसा न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, विच वाज न्यू इंडिया, एंड वीकली स्टार्ट किया. वीकली मीन्स वीक में एक ही बार आता है वो मैगजीन बोलो या पैम्पलेट, दैट वाज ही स्टार्टेड न्यू इंडिया, एंड न्यूज़पेपर ऑल्सो ही वाज स्टार्टेड, दैट वाज वंदे मातरम. ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें अक्यूज़ किया बिकॉज वो यंगस्टर्स जो थे उनको वायलेंट एक्टिविटीज़ में प्रोवोक करते हैं, ऐसा उनके ऊपर ब्लेम किया. ही वॉज इन फेवर ऑफ अक्वायरिंग स्वराज थ्रू रिवॉल्यूशन. वो भी फेवर में थे कि रिवॉल्यूशन के बिना लड़े स्वराज नहीं मिल सकता. नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग 1906. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अडॉप्ट की. हम जानते ही है कि बंगाल क्या पार्टीशन किया, उसके पीछे उनका मेन मोटिव
एडमिनिस्ट्रेशन तो वो कब से करते आ रहे थे, बट जब उनको रियलाइज़ हुआ कि अब इंडियन जो है वो यूनाइट हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको तोड़ने के लिए, इंडियन पीपल की यूनिटी को तोड़ने के लिए जो मोटो क्लेम किया वो था, जो मोटो एप्लीकेबल किया वो था डिवाइड एंड रूल। और इसके लिए उनको पता था कि हमारे इंडियन पीपल जो है वो ह्यूमैनिटी, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, उन सब से ज़्यादा रिलीजन मैटर में इंटरेस्ट रखते हैं। मेरा धर्म सबसे ऊंचा, ये थॉट इंडियन पीपल की थी और अभी भी है। एंड दैट्स वाई ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया में से पाकिस्तान को सेपरेट करने में सक्सेसफुल हुए। दो पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम पीपल के कहने पर अलग हुआ, सेपरेट हुआ, बट ब्रेन जो था उसके पीछे, मतलब वो पाकिस्तान सेपरेट कंट्री की डिमांड जो थी वो करना उन्हें ब्रिटिशर्स ने सिखाया था। इंडियन पीपल के अंदर नेशनलिज्म जो थी वो बहुत ही ज़्यादा स्पीडीली, क्विकली ग्रो हो रही थी, और इसीलिए ब्रिटिशर्स जो थे उनको रियलाइज़ हुआ कि अब नेशनल यूनिटी को ब्रेक करना नेसेसरी है। और इसीलिए उन्होंने मुस्लिम लीडर के जो ग्रुप था उनको कन्विंस किया और वो उसमें सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने उनसे कहा कि आप भी अपनी कम्युनिटी, अपनी रिलीजन की एक अलग आइडेंटिटी बनाइए, और मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई। मुस्लिम लीग was established or formed in ढाका in 1906. रिलीजियस हेड जो थे मुस्लिम्स के आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान एंड वाइसरॉय मिंटो, ये थ्री, और वाइसरॉय मिंटो के प्राइवेट सेक्रेटरी डनलॉप स्मिथ, इन चारों ने मेजर रोल प्ले किया था मुस्लिम लीग के एस्टेब्लिशमेंट में। Now, next, that was Home Rule movement. Here you can see the picture of Annie Besant. Between 1916 and 1918, World War I क्लोज होने वाला था। उस टाइम पर प्रोमिनेंट इंडियन लीडर जिनके नेम थे जोसेफ बैप्टिस्टा, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, जीएस खापराडे, सर एस सुब्रमण्य अय्यर एंड द लीडर ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट, इन सब ने डिसाइड किया कि नेशनल अलायंस लीग जो है उसे वो ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड दे विल डिमांड फॉर द होम रूल विच इज कॉल्ड सेल्फ गवर्नमेंट। इंडिया में ब्रिटिश एम्पायर के साथ साथ इंडिया का भी सेल्फ रूल, सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए। एंड दैट टाइम तिलक जो थे ही वॉज कन्फर्ड विथ, मीन्स उसी टाइम उनको टाइटल मिला लोकमान्य का। तब तक वो बाल गंगाधर तिलक थे, बट उसके बाद उनको टाइटल मिला तिलक का, लोकमान्य का। सो आफ्टर दैट हम लोग उनको बाल गंगाधर नहीं कहते, हम उन्हें लोकमान्य तिलक ही कहते हैं। एनी बेसेंट जो थी उन्होंने वेरियस आर्टिकल्स लिखे उनकी वीकली में, जिनका नेम था द कॉमनवेल्थ एंड इन द डेली न्यू इंडिया। डेली मतलब जो डेली पब्लिश होता है, और वीकली जो वीक में एक बार पब्लिश होता है। एनी बेसेंट जो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से अपील की कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है वो होम रूल के साथ शेयर किए जाए, इंडियन पीपल के साथ शेयर किए जाए, एंड होम रूल ग्रांट किया जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ये दोनों ने होम रूल मूवमेंट को सपोर्ट किया। एनी बेसेंट जो थे उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया एट उत्तकमलंडम, ऊटी जहाँ पर है, वहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
एनी बेसेंट को हाउस अरेस्ट करके रखा। उत्तकमंडलम ऊटी डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट, ये सब लॉन्च किया गया एट वेरियस प्लेसेस इन इंडिया एंड फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्हें फ्री करना पड़ा। एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई थी 1917 में, जो कोलकाता में हुई थी। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो है वो एक अग्रीमेंट है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था जॉइंट सेशन में, जहाँ पर दोनों ही पार्टीज थी। एंड ये पैक्ट जो है वो लखनऊ में, मीन्स ये अग्रीमेंट जो है वो लखनऊ में हुआ था, दैट्स वाई दिस अग्रीमेंट इज नोन एज अ लखनऊ पैक्ट। इट वॉज हेल्ड इन 1916. मोहम्मद अली जिन्ना, then a member of the Congress as well as League. मोहम्मद अली जिन्ना एंड मुस्लिम लीग के मेंबर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर सब ने मिलकर एग्रीमेंट किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए कि वो इंडिया एंड इंडियंस जो है उनको और लिबर्टी दे, ऑथोरिटी प्रोवाइड करे कंट्री रन करने की। इन अदर सेंस वी कैन से कि उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट की डिमांड की, फ्रीडम की डिमांड की। लखनऊ पैक्ट जो है इट ऑल्सो एस्टेब्लिश द कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस में भी जो टू ग्रुप्स हमने स्टडी किए, जो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे ऐसे मॉडरेट्स, और जो रिवॉल्यूशन में बिलीव करते थे ऐसे एक्सट्रीमिस्ट्स, उन दोनों के कॉर्डियल रिलेशन जो है वो एस्टैब्लिश हुए कि वो भी वहाँ पर कंबाइन हुए, ज्वाइन हुए। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जो थे उनका बर्थ हुआ था 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में। उनकी मदर का नेम प्रभावती एंड फादर का नेम जानकीनाथ बोस था। वो चाइल्डहुड से ही इंटेलिजेंट थे। ICS इंडियन सिविल सर्विस की जो एग्ज़ाम 1920 में उन्होंने दी जो लंदन में, उसमें वो 4th पर थे। अब ये एग्ज़ाम बहुत टफ होती है जिसका रिजल्ट भी बहुत कम आता है। कम आता है इन द सेंस के हार्डली कुछ स्टूडेंट्स पास होते हैं। आफ्टर दैट उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया एंड फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। 11 टाइम्स उनको अरेस्ट किया गया। हरिपुरा सेशन जो हुआ कांग्रेस का 1938 में, उसमें वो प्रेसिडेंट बने। सेकेंड टाइम त्रिपुरा सेशन 1939 में, उसमें भी वो प्रेसिडेंट थे। बट उनके जो ओपिनियन थे उसमें डिफरेंस की वजह से, मतलब गांधी जी और इनके ओपिनियन, उनकी थॉट्स में बहुत ही डिफरेंसेस थे एंड दैट्स वाई उन्होंने उस पोस्ट से रिज़ाइन किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने वो पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन। इन मे 1939 मीन्स रिज़ाइन करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की विच वॉज नेम्ड एज अ फॉरवर्ड ब्लॉक। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट हुआ यूरोप में, तब फॉरवर्ड ब्लॉक जो था, मीन्स ये जो पार्टी थी, उन्होंने एंटी वॉर प्रोपोगेंडा लॉन्च किया कि वॉर नहीं होना चाहिए। और उसका रिजल्ट ये निकला कि सुभाष चंद्र बोस और उनके जो फॉलोअर्स थे, हमने एंटी वॉर प्रोपोगेंडा कि हम वॉर में पार्टिसिपेट क्यों करें, और उसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस और उनके जो फॉलोअर थे उनको अरेस्ट किया गया, जेल में बंद किया गया। जब सुभाष चंद्र बोस जेल में थे तो वो हंगर स्ट्राइक पर चले गए कि मैं जब तक जेल में हूँ मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। और बिकॉज ऑफ दैट उनकी हेल्थ डिटीरियोरेट, मतलब कि ख़राब होने लगी, वो बीमार होने लगे। एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो फोर्सफुली उनको फ्री करना पड़ा।
सुभाष चंद्र बोस को जेल से निकालना पड़ा, बट निकाल कर उनको फ्री नहीं किया, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा गया। ऑन 17 जनवरी 1941 सुभाष चंद्र बोस जो थे वो हाउस अरेस्ट में से भी अपने आप को डिस्गस्ट करके, मीन्स के खुद को चेंज करके, जैसे कुछ लोग अलग अलग मेकअप करके हाइड करते हैं ना अपनी रियल आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड डिस्गस्ट। सो अपने आप को एज अ पठान डिस्गस्ट करके एस्केप हो गए 17 जनवरी 1941 को, एंड ही रीच्ड बर्लिन वाया पेशावर, काबुल एंड मॉस्को। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इंडिया से निकलकर पेशावर, काबुल, मॉस्को से होकर बर्लिन पहुंचे। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बर्लिन रेडियो पर उनकी स्पीच सुनी तो वो सुनकर वो शॉक हो गए। एंड आफ्टर दैट बर्लिन से वो जापान गए सुमात्रा होकर। सो दिस वे उन्होंने अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रखी। नाउ चीफ ऑफ द आज़ाद हिंद फौज, वी आर स्टडिंग अबाउट सुभाष चंद्र बोस ओनली, एंड नाउ वी विल स्टडी एज अ चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज। Indian soldiers from the British Army, whose name was Captain Mohan Singh. He formed Azad Hind Fauj, Indian National Army, with the help of Indian soldiers जिनको सरेंडर करना पड़ा था जापान को एज अ वॉर प्रिजनर। बट जापानीज गवर्नमेंट के साथ जो ओपिनियन में डिफरेंसेस हुए एंड रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, उन्होंने रिज़ाइन करना पड़ा उनको। ओपिनियन में डिफरेंस आने की वजह से बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस एंड मोहन सिंह, इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस हुए और इसलिए उनको रिज़ाइन करना पड़ा। किसे? मोहन सिंह को, कैप्टन मोहन सिंह को। और जब उन्होंने रिज़ाइन किया तो आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो ब्लर हो गया। ब्लर आप समझते हो ना, आप जब पिक्चर क्लिक करते हो प्रॉपर नहीं आती है तो हम कहते हैं ब्लर हो गया, मीन्स कि क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जनरल कंसेंट से मतलब सब लोगों की जो एडवाइस होती है, सब लोग एक ही बात पर अगर अग्री होते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड जनरल कंसेंट। रास बिहारी बोस जो थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज अपॉइंट किया ऑन 4 जुलाई 1943। ही वॉज गिवन द ऑनररी टाइटल ऑफ नेताजी। 4 जुलाई 1943 को उन्हें प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया गया, अपॉइंट किया गया, हेड अपॉइंट किया गया, एंड आफ्टर दैट उन्हें टाइटल मिला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ही गेव अ स्लोगन, 2 slogans he gave, चलो दिल्ली एंड जय हिंद। उन्होंने कई कंट्रीज में टूर किया साउथ ईस्ट एशिया की, एंड वहाँ पर रहने वाले जो पीपल थे, इंडियन पीपल, उनको अपील की कि वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करे फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। He said to the people, you give me blood and I will give you freedom. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये स्लोगन जो था उसने फ्रीडम स्ट्रगल को एक न्यू स्पीड, न्यू एनर्जी प्रोवाइड की। नाउ प्रोविजनल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद मीन्स एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, एस्टेब्लिश की इन सिंगापुर इन अक्टूबर 1943। उन्होंने उस आर्मी के चीफ का चार्ज लिया, मतलब वो इस आर्मी के चीफ बने। और ये आर्मी ने, ये गवर्नमेंट ने इंग्लैंड एंड अमेरिका के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया। नाउ आज़ाद हिंद फौज का रोल। आज़ाद हिंद फौज वॉज रीऑर्गेनाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस
जैसे ही वो आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के चीफ बने, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को रीऑर्गेनाइज किया, प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई सोल्जर्स को कि वो वेरियस बटालियंस में डिवाइड किया गया उनको। बटालियन मैंने एक्सप्लेन किया था कि ग्रुप होते हैं, आर्मी पीपल जो है, आर्मी सोल्जर्स उनके। सो वेरियस बटालियन में उनको डिवाइड किया गया। आज़ाद हिंद फौज जो है उसने ईस्टर्न बॉर्डर पर विक्ट्री सिक्योर की। ईस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया की, लाइक आराकान एंड इम्फाल, वहाँ पर विक्ट्री सिक्योर की। आफ्टर दैट आज़ाद हिंद फौज जो है इट वॉज फोर्स्ड टू रिट्रीट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड हैवी रेन। वो आगे भी जाते लेकिन बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल, वो तो हम लोग पढ़ ही चुके और जानते भी कि ईस्टर्न डायरेक्शन में रेनफॉल ज़्यादा ही होता है। इंडिया का मैक्सिमम रेनफॉल जो है वो चेरापूंजी में होता है और वो मेघालय में है, ईस्टर्न डायरेक्शन में। सो हैवी रेनफॉल एंड फूड सप्लाई के शॉर्टेज की वजह से उनको वापस आना पड़ा। अमेरिका जो है उन्होंने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप किए और इसकी वजह से जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 एंड किया। एंड बिकॉज ऑफ दैट जापान जो है उनसे हमें जो सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया। आज़ाद हिंद फौज का जो फ्यूचर था वो अब डेंजर में आ गया, अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई बिकॉज अभी तक जापान का सपोर्ट था। 4,000 सोल्जर्स जो थे उनकी डेथ हो गई एंड 25,000 सोल्जर्स जो थे वो अरेस्ट हो गए। नेताजी जो थे उन्होंने वो ली कि वो सब्जुगेटेड इंडिया, मतलब कि ऐसे स्लेव इंडिया में एंट्री नहीं करेंगे, एंटर ही नहीं होंगे, वो इंडिया को फ्री करके ही रहेंगे। नेताजी जो है वो रंगून चले गए। आफ्टर दैट ही मूव्ड टू बैंकॉक एंड देन ही मूव्ड अहेड बाय एयर। उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में टूर किया, वो घूमे, वहाँ के लोगों को अवेयर किया। जो रिपोर्ट्स पब्लिश हुई उसके अकॉर्डिंग ऐसा है, जापानीज गवर्नमेंट ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, बट हाँ देन टू उनके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जब वो ट्रैवल कर रहे थे फ्रॉम द ताइपेई एयरपोर्ट ऑफ फॉर्मोसा, व्हेन ही वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम द ताइपेई एयरपोर्ट ऑफ फॉर्मोसा on 18th August 1945, that time his plane crashed and in that नेताजी सीरियसली बर्न हुए एंड देन उनकी डेथ हो गई। सो दिस वाज अबाउट आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज and about the Subhash Chandra Bose. With that, we are finishing our revision chapter number 3. Hope you understand everything. Thank you all.